नमस्कार, रात के 8 बजने को है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर है, देश के 5 राज्यों में चुनाव की डेट का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बता दिया कि बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में किन तारीखों को वोट डाले जाएंगे। आज डेट के ऐलान के बाद चुनावी युद्ध का ऑफिशियल शंखनाद हो गया। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में सियासी योद्धाओं का एक्स फैक्टर क्या है, आज इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। यानी बंगाल में ममता बनर्जी और मोदी ने चुनावी युद्ध को प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना दिया। असम में क्या सीएए बीजेपी की वापसी में रोड़ा बन सकता है, तो केरल और तमिलनाडु में राहुल गांधी क्या बड़ा उलटफेर के नायक बन पाएंगे। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हम आज आपको एक एक राज्य की संपूर्ण पॉलिटिकल पिक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल 8 phases. The counting shall be done on 2nd May 2021. जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में ममता की हार जीत का मतलब क्या होगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন। बंगाल में मोदी शाह की साख क्यों दांव पर है। बंगाल की चुनावी जीत क्या राष्ट्रीय संदेश होगी। बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी। बंगाल का एक्स फैक्टर। असम दोबारा जीतना बीजेपी के लिए अहम। क्या कांग्रेस का महागठबंधन से बिगड़ेगा गठ। असम का एक्स फैक्टर। केरल से सांसद राहुल का असर कितना दिखेगा। अभी लड़ाई में उत्तर दक्षिण गेम चेंजर मुद्दा बनेगा। केरल का एक्स फैक्टर। जयललिता और करुणानिधि की गैर मौजूदगी का असर क्या होगा। तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस के लाभ हानि का समीकरण। तमिलनाडु का एक्स फैक्टर। पुडुचेरी में सरकार गंवाने वाली कांग्रेस क्या लौटेगी। राहुल का मत्स्य मंत्रालय का दाव हिट होगा या फ्लॉप। पुडुचेरी का एक्स फैक्टर। আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না, বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। एक्स फैक्टर क्या है, यह हम आपको बताएंगे। चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वो डेट शीट दिखा देते हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आपत्ति की है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 8 चरणों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया। यहां पर पश्चिम बंगाल की वो तमाम डेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण आप देख रहे हैं, आपको बता दें 1 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी 30 सीटों पर। दूसरा चरण 1 अप्रैल 30 सीटों पर, जबकि तीसरा चरण जो कि 6 अप्रैल को है 31 सीटों पर, उस दिन होगा मतदान। ये पश्चिम बंगाल के वो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं जिन तारीखों के जरिए वहां की राजनीति आगे बढ़ेगी। चौथा चरण 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवा चरण 17 अप्रैल को 45 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि छठवां चरण 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 294 विधानसभा में से ये अलग अलग आपको बता दें कि 8 चरणों में सीटों को डिवाइड किया गया है। 7वां चरण 26 अप्रैल को 36 सीटों पर, 8वां चरण 29 अप्रैल को 36 सीटों पर, जबकि 2 मई को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। अब की बार किसका होगा बंगाल, 2 तारीख को यानी कि 2 मई को इस बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। ये पश्चिम बंगाल की तमाम डेट शीट हमने आपके सामने रखी है, लेकिन आपको बता दें चुनाव 5 राज्यों पर है, लेकिन सभी की नजरें बंगाल पर टिकी हैं। वही जहां ममता बनर्जी और मोदी शाह में सीधी चुनावी भिड़ंत होनी है। चुनाव की डेट का ऐलान होते ही ममता बनर्जी ने पहला हमला कर दिया है। क्या मतदान को 8 चरणों में बांटने के पीछे कोई सियासी एजेंडा है, या फिर बंगाल का हाई प्रोफाइल लड़ाई को देखते हुए यह ऐसा किया गया है। ममता के आरोप और बंगाल के सियासी समीकरण, एक एक डिटेल्स आपको समझाने के लिए हमने अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 2021 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई के अखाड़े में सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो गया। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बंगाल की ये सियासी लड़ाई नरेंद्र मोदी और शाह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की ये लड़ाई ममता बनर्जी के सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई सिद्धांतों और पार्टी के विचारों की लड़ाई है।
सीधे मुकाबले में चुनाव से पहले अपने अपने दावे हैं। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित है। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी सिलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे किसी के लिए, कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। शाह अपनी भविष्यवाणी के पीछे अतीत के आंकड़ों को गिना रहे हैं, तो सीधी टक्कर में ममता अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल की धरती से निकला जनादेश एक राज्य का मत होगा, जो 2024 में होने वाली सियासी महाभारत का ट्रेलर भी होगा। इसे आप यूं समझिए, मोदी शाह जैसे सियासी योद्धाओं को ममता बनर्जी सीधी टक्कर दे रही हैं, वो भी अकेले। सड़कों पर बड़े संघर्ष से खुद को सियासत में स्थापित करने वाली ममता को मोदी लहर को रोकना है। 2019 के नतीजों से उत्साहित मोदी और शाह की जोड़ी को रोककर ममता खुद को सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित कर सकती है। 10 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन ममता अपनी लोकप्रियता साबित करके हैट्रिक लगा सकती है। ममता अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली नेताओं में है और उनके विचार पर मुहर लगेगी। ममता पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और इस चुनाव में ममता की जीत उनकी सेक्युलर इमेज को और भी मजबूत कर देगी। 2021 का यही चुनाव ममता के राजनीतिक सफर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बंगाल से ममता के लिए विपक्ष के सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने का मौका मिलेगा, जो 2024 में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक वोटों से 2011 और 2016 का चुनाव जीता। बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया। ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा चुनाव में रोक दिया, लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। अब बीजेपी 2021 में बंगाल से ममता राज का द एंड करने का दम भर रही है। मोदी, शाह और नड्डा बंगाल में परिवर्तन के लिए पसीना बहा रहे हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन में 9 सीटों पर विजय पाई। तब से लेकर अब तक बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के एजेंडे में है, जो 2021 में बीजेपी पूरा करना चाहती है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और शाह की जोड़ी 2014 से बंगाल पर पूरा फोकस कर रही है। बंगाल को मोदी और शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि विरोध के सबसे मुखर आवाज ममता बनर्जी है। बंगाल में ममता के तुष्टीकरण को हिंदुत्व से बैलेंस करने का मौका है। ममता सीएए के खिलाफ बोलती आई हैं, और अगर उन्हीं के राज में बीजेपी जीत गई तो इसे रेफरेंडम की तरह पूरे देश में पेश करेगी। बीजेपी बंगाल में जीत को अपने राष्ट्रवाद की जीत के तौर पर देखेगी और 2024 में बंगाल से आने वाले सियासी खतरे को 2021 में ही रोक देगी। बीजेपी के मिशन बंगाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जबकि अमित शाह 4 बार। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि मोदी ने बिहार चुनाव के बाद ही विजय संबोधन में बंगाल का चुनावी अभियान शुरू कर दिया था। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। सियासी बिसात उसी वक्त बिछ गई थी जिस पर अब चाल चली जा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा से लेकर सोनार बांग्ला के द्वारा चुनाव अभियान में है, लेकिन चुनावी युद्ध में शब्दों के बाण सीधे सीधे ममता बनाम मोदी शाह को टारगेट कर चलाए जा रहे हैं। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা
বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান। 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে, বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? बंगाल में प्रचंड सियासी युद्ध के पीछे सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं, सियासी सीटों की भी लड़ाई है। इसे यूं समझिए, विधानसभा की 294 सीट, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट। यानी बंगाल का जनादेश सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। बंगाल के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के खेल भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल इसीलिए बीजेपी टीएमसी दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले 2016 के नतीजे क्या रहे थे उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में 2016 के नतीजे आप देख रहे हैं। इस विधानसभा के जरिए कुल 294 सीटें हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा विधायक तृणमूल कांग्रेस के चुनकर आए हुए थे, कुल 211। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से तमाम विधायक बैठे हुए हैं। ये 2016 की विधानसभा का हाल था। अगर बात करें लेफ्ट पार्टियों की, 32 सीटें लेफ्ट में जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने उनसे ज्यादा, हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी, लेफ्ट पार्टियों को 32 सीटें गई थी। इन लोगों का गठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा घाटे में रही थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और उसके 3 विधायक ही यहां पर यानी कि विधानसभा के भीतर बैठने में सक्षम हुए थे। अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि इस बार वक्त का पहिया घूम चुका है, क्योंकि 2016 के बाद 2019 के जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें लोकसभा के आधार पर बीजेपी ने शानदार बढ़त हासिल कर ली। 42 में से इस पार्टी ने 18 सीटें जीती, 22 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती। इसी वजह से बीजेपी का है कि 2021 में तो विधानसभा का परिदृश्य बदल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिलहाल चुनाव के दौरान कौन कौन से फैक्टर बंगाल में काम करेंगे, चुनावी अखाड़े में उतरे खिलाड़ियों के दांव और पेंच कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर्व पहाड़ से कमल खिलाना। এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। আর নয় অন্যায় আমরা আসল পরিবর্তন করবে না। বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। बंगाल की चुनावी रेस में सबसे आगे कौन होगा, फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले कौन पार करेगा? एक दो नहीं, सियासी रेस में चेहरे कई हैं, लेकिन हार और जीत की लड़ाई सीधे बीजेपी और टीएमसी में है, यानी ममता बनर्जी और मोदी शाह की टीम। सबसे पहले आप बंगाल चुनाव में दौड़ रही टीमों को समझिए। पहली टीम ममता बनर्जी यानी टीएमसी, दूसरी टीम बीजेपी यानी मोदी टीम, तीसरी टीम लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन,
लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की इस गठबंधन से वार्ता चल रही है सीटों को लेकर। चौथी टीम ओवैसी यानी AIMIM। संभावना यह है कि अब्बास सिद्दीकी की बात कांग्रेस लेफ्ट से नहीं बनी तो वो ओवैसी के साथ आ सकते हैं। सियासी रेस में ये टीमें अपना पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये फैक्टर भी समझिए। जय श्री राम का नारा, बंगाली अस्मिता, बंगाल की बेटी, बुआ भतीजा, कटमनी, CA, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब तक जुबानी जंग में यही शब्द बंगाल में गूंज रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जय श्री राम का नारा बन गया है। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला, लेकिन टीएमसी का 43% रहा। वोट शेयर और सीट के मामले में टीएमसी भारी रही। 2016 में भी टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, इस हिसाब से टीएमसी सबसे आगे है। लेकिन 2021 में टीएमसी की ताकत और कमजोरी के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेक्युलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़। टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से है, जहां मोदी समेत पूरी टीम प्रचार कर रही है। पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी के फेवर में क्या है, ये समझिए। बीजेपी की ताकत, मोदी शाह का चेहरा, 2019 का प्रदर्शन, चुनावी अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत, राष्ट्रवादी इमेज, हिंदुत्व का प्रचार, घुसपैठ विरोधी। बीजेपी की कमजोरी, स्थानीय चेहरे नहीं, जमीनी वर्कर की कमी, आयातित नेताओं के भरोसे, बाहरी का आरोप, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी, एंटी मुस्लिम इमेज। बंगाल में चुनावी लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच होगी, लेकिन जीत और हार में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं दो कैरेक्टर, यानी ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी की ताकत, मुस्लिम नेता का चेहरा, शानदार वक्ता, मुस्लिम में मजबूत पकड़, 1 साल की मेहनत, अब्बास सिद्दीकी का समर्थन, बीजेपी विरोधी इमेज, बिहार में अच्छा प्रदर्शन, उर्दू भाषी मुस्लिमों का साथ। ओवैसी की कमजोरी, बंगाल में पार्टी कैडर नहीं, मजबूत संगठन नहीं, मुस्लिम सीटों तक सीमित, मुस्लिम वोटों में बंटवारा, वोटों का ध्रुवीकरण, बंगाली भाषी मुस्लिमों में बैठ नहीं। आपने सियासी अखाड़े में ओवैसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी, और आपको फुरफुरा शरीफ से पीरजादा का फैक्टर बताते हैं, जो नई पार्टी बनाकर टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की ताकत, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, हजारों मस्जिदों पर कंट्रोल, 60 से ज्यादा रैलियां की,
एंटी सीए का चेहरा, मुस्लिम सीटों पर पकड़, ओवैसी का समर्थन, अब्बास सिद्दीकी की कमजोरी, घर के अंदर विरोध, मुस्लिम वोट में बंटवारा, चुनाव में ध्रुवीकरण, राजनीतिक अनुभव नहीं, चंद दिन पुरानी पार्टी, विकल्प जैसी शक्ति नहीं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया अब्बास सिद्दीकी अभी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाएंगे या फिर ओवैसी के साथ क्लियर नहीं है, लेकिन ममता के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाएंगे ये पक्का है। अब आपको बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बारे में बताते हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ताकत, बंगाल के हर बूथ पर वर्कर, हिंदू मुस्लिम वोटों पर पकड़, जमीनी नेताओं की कमी नहीं, सेकुलर राजनीति के समर्थक। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की कमजोरी, बड़े चेहरे का अभाव, पार्टी कैडर का मोहभंग, वोटरों को विश्वास कम, चुनावी रणनीति कमजोर। बंगाल में 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% मुस्लिम। पिछला 4 चुनाव ममता दीदी हिंदू मुस्लिम वोटों के दम पर जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट में ओवैसी और अब्बास की जोड़ी सेंध लगा सकती है, जबकि हिंदू वोट में मोदी और शाह की जोड़ी। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात बड़ी साजिश की। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया। वो छड़ जिसके धमाके से बड़े बड़े पहाड़ों को धड़ाम कर दिया जाता है। आखिर वो छड़ें अंबानी के घर के बाहर आई कैसे? किसने रची मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश? वो कौन है जो मुंबई पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा है? कल मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस सुराग की कड़ियां जोड़कर साजिश रचने वालों का पता लगाने की कोशिशों में लगातार। संदिग्ध कार, जिलेटिन की छड़ें, धमकी भरी चिट्ठी और साजिशकर्ता की सीसीटीवी फुटेज। ये वो सुराग हैं जिनके जरिए मुंबई पुलिस देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी की साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी। मुंबई पुलिस अब तक मिले हर सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है, ताकि मुकेश अंबानी के खिलाफ खतरनाक प्लान का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके और उस शख्स का पता लगाया जा सके जिसने इस साजिश को अभी सिर्फ ट्रेलर बताकर खुलेआम धमकी दी। जांच की इस कड़ी में जो सबसे ताजा जानकारी पुलिस के हाथ लगी है वो भी बेहद चौंकाने वाली। अंबानी के घर के पास संदिग्ध गाड़ी छोड़कर फरार होने वाला शख्स करीब 2.5 घंटे तक वहीं स्कॉर्पियो में बैठा रहा और फिर बेहद शातिराना तरीके से वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए। कार का चालक ड्राइविंग साइड से उतरने के बजाय कैमरे से बचने के लिए दूसरी तरफ से उतरता दिखाई दे रहा है। वो जो शख्स था जो स्कॉर्पियो कार के अंदर मौजूद था, वो ड्राइवर का जो डोर रहता है वहां से वो नहीं उतरा, बल्कि उल्टी तरफ से उतरा। उसने चेहरे पर पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक लिया था। दूसरी अगर जो मैं अहम जानकारी बताऊं कि ये स्कॉर्पियो कार को मुंबई के विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। 7 से 8 दिन पहले ये स्कॉर्पियो कार की चोरी की गई थी और साथ ही इस मामले में स्कॉर्पियो कार के ओनर ने एफआईआर भी रजिस्टर की है। अब पुलिस को पता चला है कि अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक से भरी ये कार भी चोरी की गई थी, जिसके मालिक ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 17 तारीख शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है गाड़ी। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला गाड़ी का चोरी हुआ का। तो आपके हाईवे पे एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर आपकी गाड़ी खराब हुई थी? क्या हुआ था? खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था खाली। स्कॉर्पियो की चेचिस नंबर को खुरच दिया गया था ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक ना पहुंचा जा सके। साथ ही स्कॉर्पियो पर मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले की गाड़ी का नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल किया गया था। मुंबई पुलिस जो उद्योगपति मुकेश अंबानी को जो थ्रेट लेटर आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है जिसमें जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन में अब तक करीब 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस को यह भी पता चला है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क करने वाला ड्राइवर था वो करीब 2.5 घंटे गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और उसके बाद पीछे के दरवाजे से वो बाहर निकलकर वहां से चला गया। पूरे केस की तफ्तीश करते हुए पुलिस नागपुर की उस सोलार एक्सक्लूसिव कंपनी तक पहुंच गई जिसकी बनाई जिलेटिन की छड़ें अंबानी के घर के पास खड़ी कार से बरामद हुई।
हालांकि कंपनी के मालिक का कहना है कि जिलेटिन की छड़ें साजिशकर्ताओं तक कैसे पहुंची, ये बताना बेहद मुश्किल है। एक बक्से के अंदर वो 25 किलो का बक्सा है, उसमें एक बक्से में करीब 200 कार्टेजेस रहते हैं। यदि बक्से को तोड़ दिया और उसमें से कार्टेजेस यदि है, जैसे केवल कार्टेजेस बक्सा साथ में नहीं है, तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि वो किसको डिस्पैच हुआ। इस पूरी साजिश में सबसे डराने वाली वो चिट्ठी है जो पूरे प्लान के बेहद खतरनाक होने का इशारा कर रही है। स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर अंबानी की आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग वाला एक बैग मिला है जिसमें धमकी भरी चिट्ठी रखी गई थी। चिट्ठी में लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार ये सामान पूरा होकर आपके पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। जिस तरीके से इस लेटर को हमने एक्सेस किया है, इसको रोमन, इंग्लिश और हिंदी में टूटी फूटी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, साफ तौर पे लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार पूरा का पूरा सामान घर के अंदर आएगा। नीता भाभी और मुकेश अंबानी के नाम पर ये लेटर लिखा हुआ है और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये लेटर एक चैलेंज दिया गया है, एक डराने धमकाने की बात थी, साफ तौर पे यहाँ पर कही गई है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा सवाल ये परेशान कर रहा है कि ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है। कोशिश किया गया और गांधीवी पुलिस स्टेशन में एक इसके बारे में एफआईआर दाखिल किया गया अंडर सेक्शन 268, 465, 473, 120B ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, और इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच इसमें इस मैटर्स को इंक्वायर कर रही है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता इस साजिश में पिछले 1 महीने से लगे हुए थे और इसके लिए वो लगातार मुकेश अंबानी के घर की रेकी भी कर रहे थे। संदिग्ध कार मिलने के बाद मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस की 10 टीमें लगातार इस साजिश का खुलासा करने की कोशिश में जुटी हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए सफेद इनोवा कार की भी तलाश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द साजिशकर्ता को पकड़ा जा सके। सौरभ अख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। साजिश बड़ी है और कौन है इस बारूदी साजिश के पीछे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साजिशकर्ता की लोकेशन को लेकर पुलिस को कई बड़े सुराग मिले हैं। पुलिस को गाड़ियों की लोकेशन का पता चला है। स्कॉर्पियो गाड़ी और इनोवा गाड़ियों से साजिशकर्ता आए हुए थे, ये बड़ी जानकारी मिली है। यकीनन अगर ये जानकारी पुलिस ने इकट्ठा कर ली है कि स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी से साजिशकर्ता आए हुए थे, तो आगे आने वाले वक्त में हो सकता है पुलिस इस बारे में भी जानकारी दे कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस बारूदी साजिश को अंजाम दिया। मुकेश अंबानी के घर के पास कार से मिली जिलेटिन की छड़ें बड़ी साजिश की ओर लगातार इशारा कर रही हैं, क्योंकि अगर इस छड़ों के जरिए धमाका किया जाता तो बड़ी तबाही मचनी तय थी। जिलेटिन के इन छड़ों के तार नागपुर से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 2.5 किलो जिलेटिन में धमाका होता तो आसपास के इलाकों में भारी तबाही तय थी। जिलेटिन की ये वो छड़ें हैं जो मुकेश अंबानी के घर के पास मिली कार से बरामद की गई और कार से विस्फोटक की बरामदगी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया, क्योंकि छोटी सी नजर आने वाली इन छड़ों में इतना बारूद भरा हुआ है जो अपने धमाके से चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता है। इन जिलेटिन छड़ों का धमाका कितना खतरनाक हो सकता है, उसे पहले इस वीडियो से समझिए, जहां एक जिलेटिन की छड़ ने बड़े पत्थर के परखच्चे उड़ा दिए। धमाके की इन तस्वीरों से समझिए कि अगर मुकेश अंबानी के घर के पास मिली जिलेटिन की छड़ों में ब्लास्ट होता तो ये कितनी तबाही मचा सकता था, क्योंकि संदिग्ध कार में एक नहीं बल्कि जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई हैं और ये पुलिस की चिंता बढ़ाने वाला है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जितनी मात्रा में जिलेटिन पाई गई है उससे एक बड़ा धमाका हो सकता था। जिलेटिन का इस्तेमाल अक्सर नक्सली इलाकों में किया जाता है, लेकिन इस वक्त मुंबई में इसका पाए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बारकोडिंग नहीं थी उन जिलेटिन के साथ, इतनी आसानी से ये ढूंढ पाना कि किसने वो खरीदा था, ये मुश्किल लग रहा है। कार से मिली जिलेटिन की छड़ें मिलिट्री ग्रेड की नहीं है, यानी इनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर मकान निर्माण और खुदाई के दौरान इसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाता है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जहां पर भी जैसे एक्सकेवेशन है, चाहे वो रोड, टनल, जितने भी क्वेरी,
ये जितने भी काम है, चाहे वो बड़ी क्वेरी है या छोटी क्वेरी है, जहाँ पर भी आपको ब्लास्टिंग करना है तो उसके लिए एक्सप्लोजिव या उसके लिए यूज होता है। जिलेटिन एक तरह का विस्फोटक है जो लिक्विड या ठोस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मुंबई में मिली जिलेटिन की इन छड़ों के साथ डेटोनेटर नहीं मिला है। जिलेटिन एक हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। ये जनरली माइनिंग इंडस्ट्री में पहाड़ों को उड़ाने के लिए काम आता है। इसी कारण इसमें विस्फोटक क्षमता बहुत अधिक होती है और 20 छड़ों में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आराम से कोई बिल्डिंग को नीचे धराशायी कर सके। दरअसल जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल डेटोनेटर के साथ होता है। सामान्य भाषा में इसे बमों का ट्रिगर भी कहते हैं। यानी जिलेटिन छड़ों में धमाके के लिए डेटोनेटर जरूरी है। इसका इस्तेमाल आतंकी और नक्सली संगठन भी धमाके के लिए करते हैं। जनरली जिलेटिन का यूज करते हैं। बहुत बार ये खासकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में, आपको याद होगा 2019 में मई में 15 पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाई गई थी जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ था। तो ये नक्सलियों का पसंदीदा एक्सप्लोजिव में से एक है। यही वजह है कि जिलेटिन की छड़ों का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। जिस कंपनी की छड़ें मुकेश अंबानी के घर के पास कार से बरामद हुई है, अब उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कार में जिलेटिन स्टिक्स पाई गई थी जिससे एक बड़ा धमाका किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा था। इसके साथ कुछ नंबर प्लेट्स मिली थी। वो नंबर प्लेट्स मैच करती हैं कुछ सिक्योरिटी के जो व्हीकल्स हैं मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय में उससे, और साथ ही साथ एक थ्रेट लेटर। ये सारी चीजों की तहकीकात इस वक्त मुंबई पुलिस कर रही है। धमकी और विस्फोटक वाली साजिश को लेकर मुंबई पुलिस बेहद गंभीर है। जांच के साथ साथ मुकेश अंबानी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुलिस जिलेटिन की इन छड़ों के जरिए रची गई खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अंबानी का सुरक्षा कवच कैसा है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं Z+ के तहत अंबानी की सुरक्षा में कुल कितने जवान। आपको बता दें, सबसे पहला घेरा जो होता है वो NSG के जवानों का होता है जिनको आप ब्लू ड्रेस में देख रहे हैं। उसके बाद SPG के जवानों का दूसरा घेरा होता है जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं, और सबसे आखिर में CRPF के जवान जो लगातार उनको सुरक्षा मुहैया कराते रहते हैं। इसके बाद हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है मुकेश अंबानी को। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण CRPF के जवानों की तैनाती होती है। Z+ की सुरक्षा जब किसी को भी मुहैया कराई जाती है, कुल 55 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अंबानी का ये पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है जिसमें 10 NSG के कमांडोज भी होते हैं। 24 घंटे 6 PSO की तैनाती रहती है, और इसके लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं अंबानी के सुरक्षा कवच में हर महीने 15 से 16 लाख रुपए का खर्च आता है। रहने खाने का इंतजाम अलग से किया जाता है क्योंकि यहां पर जो जवान हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन लगातार इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। आप देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।